वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव कैरियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर और एसएलआर के बारे में। सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर बच्चों समझेंगे कि सीआरआर और एसएलआर के बारे में। देखो, बैंक जो होता है, बैंक का जो मेन पर्पस होता है, मेन मोटिव फंक्शन, वो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो बैंक में जो है पब्लिक द्वारा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, या फिर कोई कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है बैंकों का बैंक है। तो इस पर नियंत्रण पूरा किसका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर और एसएलआर जो है ये दो चीजें जोड़ी है। तो ये जो सीआरआर जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है। एनडीटीएल, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। ये नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये नेट डिमांड डिपॉजिट जो होता है, डिमांड डिपॉजिट, इसके अंदर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट आते हैं, जिसमें आप जब चाहो तब पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। और वही ये जो टाइम लायबिलिटीज जो होते हैं वो एक फिक्स टाइम पर ही इसमें डिपॉजिट या विथड्रॉ किया जा सकता है। तो मान लेते हैं यदि बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, बैंक 100 करोड़ का डिपॉजिट है, तो इसका कुछ परसेंट, जैसे अभी सीआरआर 3% है, तो इसका 3% जो है 100 करोड़ का, वो रिजर्व बैंक जो है अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेंगे। यानी 3 करोड़ रुपया कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना होगा कैश रिजर्व के रूप में। इस पर कॉमर्शियल बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पैसे में। एसएलआर जो होते हैं, एसएलआर ये भी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जैसे 18.5% यदि हमारा एसएलआर है, तो ये 18.5% जो है ये कॉमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जो है अपने पास डिपॉजिट के रूप में गवर्नमेंट या बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के रूप में अपने पास जो है रखना होता है। चलो दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं जो ये जो हमारा सीआरआर और एसएलआर जो है, इसके द्वारा आरबीआई क्या करते हैं? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब देखो, कुछ हद तक जो है इन्फ्लेशन मार्केट में होना जरूरी है। यदि इन्फ्लेशन बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, यदि महंगाई बिल्कुल कम हो जाएंगे, तो एक तरफ हमारे देश की जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए आरबीआई क्या करते हैं? तो सीआरआर और एसएलआर को क्या करते हैं? समय समय पर इसको चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इस पर डिपेंड करता है। सीआरआर जितना कम होंगे, एसएलआर जितना कम होंगे, उतना कॉमर्शियल बैंक को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लोन देने के लिए पैसे होंगे। और पब्लिक को जब वो लोन देंगे तो पब्लिक के पास पैसे आएंगे, पब्लिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो डिमांड क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। और आपने पढ़ा है कि डिमांड यदि बढ़ता है तो प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाते हैं। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो ग्रोथ जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हद तक सही रहते हैं। लेकिन यदि इन्फ्लेशन हाई हो जाए, जिसमें जो है मध्यम वर्ग, गरीब जो है उनको दिक्कत हो, तो आरबीआई द्वारा जो है इन्फ्लेशन कम करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अब देख लो, यदि आरबीआई ने सीआरआर कर दिया 3% से बढ़ा करके
8% कर दिया, और SLR जो है बढ़ा करके 25% कर दिया या 30% कर दिया। 1990 के जो दशक थे उस समय जो है CRR और SLR ज़्यादा थे, तो उस समय लोगों को लोन कम मिलते थे। लोन कम मिलेगा तो लोग जो है कम एक्सपेंड करेंगे, कम एक्सपेंड करेंगे, मार्केट में डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। तो इससे एक तरफ क्या होगा, तो देश की जो तरक्की जो है वो ग्रोथ जो है वो रुकेंगे। जैसे यहाँ 8% और 30% हो गया, तो 38% 38% जो है इतना तो कमर्शियल बैंक द्वारा रिजर्व के रूप में ही रख लेगा, जिसमें से 8% CRR के रूप में RBI रखेगा और 30% जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। वैसे SLR पर तो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को मिल जाता है, यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसने यदि इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर उसे कुछ % इंटरेस्ट मिलेंगे, लेकिन CRR पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। तो बैंक हमेशा चाहता है कि CRR जो है वो कम हो, ताकि हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लोन के रूप में हम दें और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। तो इस यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लिए कि CRR और SLR जितना हाई होगा बैंक को उतना कम इनकम होंगे, पब्लिक को लोन कम मिलेंगे, लोन कम मिलेंगे तो पब्लिक एक्सपेंड कम करेंगे, और इसके विपरीत ये होगा जो हमारा इन्फ्लेशन तो घटेगी लेकिन ग्रोथ भी उतने ही घट जाएगा। हमारा ये CRR और SLR समझ में आ गया होगा कि ये टोटल डिपॉजिट का कुछ % जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेते हैं कमर्शियल बैंक का, और SLR जो है वो कमर्शियल बैंक द्वारा जो है कुछ % टोटल डिपॉजिट का अपने पास रिजर्व के रूप में रख लिए जाते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी जो है वो मेंटेन रहे, लिक्विडेशन ना हो, इसलिए करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि CRR जितना मिनिमम होगा उतना जो है इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, क्योंकि बैंक द्वारा लोन दिए जाएंगे। अब जैसे अभी देखो बैंक के द्वारा अभी लोन दिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिए जा रहे हैं, होम लोन का रेट कम कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है कहीं कोई मकान ले रहे हैं, कहीं कोई कार ले रहे हैं, यानी उसके पास जो है एक्सपेंस करने की जो है क्षमता बढ़ गए, वो लोन लेकर के अपने आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। तो बैंक द्वारा जितना लोन दिया जाएगा पब्लिक अपनी उतनी आवश्यकता पूरा करेंगे, आवश्यकता पूरा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में तो इन्फ्लेशन आएगा लेकिन देश जो है हमारा तरक्की करेगा। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि इन्फ्लेशन भी तो कुछ हद तक सही है। यदि इन्फ्लेशन खूब ज़्यादा हाई हो जाता है तो RBI को जाकर के इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करने होंगे, तो उसके लिए CRR और SLR जो है इनके जो दो इंस्ट्रूमेंट है इसके तहत जो है ये अपना इसको डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें समझाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, रिवर्स रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, इनको फिर एक बार डिटेल्स में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।